पिक्चर सामने है। यदि आप समाज को या भविष्य के लोगों को नहीं कर पाएंगे तो अच्छा सुरेश जी, ये पेसा 1996 इसमें अलग अलग स्तर पर, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया है एक गाइडलाइन में, पेसा 96 में। अगर इसको हम नहीं मानते हैं तो हम लोग इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, इसका विकल्प क्या है? तो किस तरह से हमारा कोई भी डेवलपमेंट वर्क होगा या कोई आवंटन होगा किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए हम लोग को कि पेशा कानून क्या डिमांड कर रहा है, आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ये पेशा कानून आपको डिमांड कर रहा है कि आपकी एक शासन व्यवस्था का एक आपका परिकल्पना कीजिए जहां आप नियम कानून बनाइएगा। जैसे राज्य विधानमंडल एक वैधानिक संस्था है, तो पेशा कानून यही गाइड देता है कि आपकी अपनी विधायिका कहाँ है, अनुसूचित क्षेत्रों का विधायिका कहाँ है। आप तो राज्य का विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हो, राज्य विधानमंडल से आप अपना कानून बना रहे हो, जहां पर 81 विधायक लोग होते हैं, उसमें आपका 28 हो। तो अनुसूचित क्षेत्र में आपकी विधायिका शक्ति कहाँ है? इसीलिए 6 शेड्यूल ये बोला जाता है कि अनुसूचित क्षेत्र में कम्युनिटी है। यदि आप कोल्हान सिंहभूम की बात करेंगे, या हो कम्युनिटीज का भूखंड है ये, और खूंटी यदि जाइएगा तो मुंडा कम्युनिटी है। यदि लोहरदगा साइड जाएंगे या उधर जाएंगे तो आपका उरांव कम्युनिटी है। तो एक कम्युनिटी से पंचायत राज अधिनियम के जैसा सारा कम्युनिटी एक ही से हटिएगा क्या? क्या कि मुंडाओं का अपनी सामाजिक परंपराएं, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग है। हम यदि मानकी, मुंडा, डोकलो, सोहर या इस टाइप का बात, पीड़ बोलते हैं, पीड़ परगना बोलते हैं, क्या संथाल में भी है? नहीं है। इसीलिए बोलता है कि प्रत्येक जिला में ऑटोनोमस होगा, ताकि वो जो कम्युनिटी है, जिस क्षेत्र में उसकी संख्या ज्यादा है, जो उसका जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी अपने अनुसार शासन तंत्र चलाए। आप तो पूरे का पूरा भारत यानी झारखंड के सारा कम्युनिटियों को एक कर दिया। अरे यहाँ तो 33 जनजातियां हैं, तो 33 जनजातियों का एक ही सामाजिक, एक ही पैटर्न से चलाइएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि 6 शेड्यूल का पैटर्न पर ऑटोनोमस बनाइए, जहां जिला पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर बनेगा, जिला पर जहां स्वशासी जिला परिषद होगा, वो स्थानीय विधानमंडल होगा। वो अब तो स्थानीय विधानमंडल तो नहीं है, वो तो राज्य सरकार का कर्मचारी के रूप में जिला परिषद काम कर रहा है। यहाँ तो ऑटोनोमस बोल रहा है आपका। तो आपको अपना एक संवैधानिक संस्था को जिंदा करना है। ऑटोनोमस काउंसिल शेड्यूल एरिया सिंहभूम, ऑटोनोमस काउंसिल पूर्वी सिंहभूम, ऑटोनोमस काउंसिल खूंटी, ऑटोनोमस काउंसिल लोहरदगा, ऑटोनोमस काउंसिल संथाल परगना, सब संथालों का संथाल परगना, हो लोगों का कोल्हान, मुंडा लोगों का खूंटी। अपने हिसाब से शासन व्यवस्था पैटर्न कीजिएगा। और निशा उरांव जैसे बोलते हैं कि भाई एक ही जगह से हाँकना चाहिए। आप वहां पर गाय, बैल, बकरी, सुअर, मुर्गी सारा का सारा एक ही गोट में रखेंगे, वो तो रौंदा जाएगा। इसीलिए यहां पर और कुछ लोग का दिग्भ्रमित करता है कि अनुसूचित क्षेत्र तो अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए है, यहाँ गैर आदिवासियों का है ही नहीं जगह। अरे आपके गांव में तेली भी है, तांती भी है, कुड़मी भी है, लोहार भी है, गोप भी है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे कीजिएगा? इसीलिए बोलता है कि कहीं कहीं यदि होता तो विकास खंड का भी परिकल्पना है आपका 6 शेड्यूल के पैटर्न पर। यदि वहां एक ही जनजाति क्षेत्र के हैं 6 शेड्यूल एरिया में, नागालैंड, यदि वहां कुकी जनजाति है, एक ही समुदाय, तो वहां स्वशासी जिला हो जाएगा। यदि वहां 2 कम्युनिटी है तो वहां प्रादेशिक परिषद हो जाएगा, 2 अलग अलग। तो हमारा भी अलग अलग कम्युनिटी है तो अलग अलग विकास खंड होगा, उनका अलग अलग प्रतिनिधित्व होगा। नहीं तो आने वाला समय में आप ही के गांव में, एक प्रखंड का मैं बता रहा हूं, सदर प्रखंड में हो कम्युनिटी है, यदि यहाँ पर 20 गांव संथाल का है और आप हो कम्युनिटी का मान की मुंडा व्यवस्था ही लागू करेंगे, वो मानेगा संथाल? उरांव आपका क्षेत्र में आया हुआ है, उरांव कम्युनिटी कुछ गांव है, उरांव मानेगा आपका उसका प्रतिनिधित्व? तो आपको हर लोगों को, इसलिए नियमावली बात कर रहा है कि कम्युनिटी के साथ आप नियमावली बनाइए, उस नियमावली आरक्षण का प्रावधान कीजिए। कौन सा आरक्षण का प्रावधान, कौन सा निर्वाचन क्षेत्र होगा जहां उस गांव के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वार्ड के रूप में हो, वार्ड तो अलग शब्द है, नगरपालिका का शब्द है, उन चीजों को समावेश करना होगा। इसीलिए हम तो डिमांड कर रहे थे लोगों को कि आप जो आपका निशा उरांव है या टीएससी के लोग हैं या दीपिका पांडे है, सामाजिक संगठनों से बात कीजिए, ड्राफ्टिंग तैयार कराइए,
जब दिलीप सिंह बोरिया कमेटी के आलोक में पैसा कानून बन सकता है तो ऐसा कमेटी तो बना ही नहीं रहा है। वो तो राज्य सरकार लोगों को नियुक्ति कर रहा है। हाल फिलहाल में नियुक्त हुआ है, कोई किसी पांडे को बना रहा है, किसी दुबी को बना रहा है, कि किसको बना रहा है, वो तो मेरा समाज को क्या जानता है। तो सामाजिक संगठनों के साथ बैठ करके आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, सेवानिवृत्त है, हो समाज है, मुंडा समाज है, उरांव समाज है, जो जिस जिला के लोग हैं, जो गैर अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके साथ भी बैठ करके करना पड़ेगा कि मेरा पॉपुलेशन है यहाँ, तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव, मेरा प्रतिनिधित्व जगह क्या मिलेगा। जब हम इस प्रकार का आपस में बैठ करेंगे तो एक बेहतरीन भारत का पहला राज्य बनेगा, पहला अनुसूचित क्षेत्र बनेगा, जो 10 राज्यों को एक दिशा निर्देश देगा। आने वाला समय में अन्यथा ना तो यहाँ हमारे जो बड़े भाई है दीपक बिरुआ शेड्यूल एरिया तो खत्म हो रहा है। आज चाईबासा का पॉपुलेशन 53,000 यहाँ का पॉपुलेशन है, ग्रामीण आबादी 43,000 है। क्या होगा 10 साल के बाद? तो हमको आज के समय में इसको समझना चाहिए, समय रहते हमको सुरक्षित जगह रहना चाहिए। लेकिन सरकार ने तो जितने भी आदिवासी नेता या मान के मुंडा और विभिन्न पढ़ा राजा अलग अलग एरिया के लोगों को बुला के काफ़ी इसमें विचार विमर्श भी हुआ था, तो लेकिन वो बहुत सारा सजेशन भी गया था। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये JPRA 1 को लागू कर दिया गया है। इसमें जो गाइडलाइन दिया है पैसा 1996 में, केवल 6th शेड्यूल के पैटर्न में जो दिया है केवल 2 लाइन लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरों पर की पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना करते समय संविधान की 6वीं अनुसूची के पैटर्न का अनुसरण करने का प्रयास करेगा। बस 2 ही लाइन दिया है। मान बाकी जितना भी फर्स्ट पेज, सेकंड पेज वगैरह में पंचायत के बारे ही बोला गया है कि किस स्तर पर आदिवासियों का कितना रिजर्वेशन होगा, इतना होगा, उतना होगा, पूरा पंचायत के बारे ही बताया गया। इसके बारे में 6th पैटर्न के बारे में बिल्कुल, क्योंकि देखिए पैटर्न तो यही है। 6 शेड्यूल का पैटर्न पर स्वशासी जिला परिषद होता है। अगर यही पैटर्न बोलेंगे तो एक राज्य जब एक पुनर्गठन होता है तो किस पैटर्न पर चले जाते हैं? हम बिहार के रूप में थे, बिहार से जब हम झारखंड अलग हो गया तो उसका तो कुछ हो नहीं था, लेकिन संविधान का पैटर्न बोलता है कि यदि एक राज्य यदि गठित होगा नए तो भाग 6 के अनुसार ही उसका विधानसभा गठन होगा, विधानमंडल होगा, मंत्रिपरिषद होगा। ये पैटर्न है। यदि कोई संघ राज्य बनता है, राज्यों से संघ राज्य बनेगा, तो भाग 8 के अनुसार इस पैटर्न के अनुसार उसका गठन हो जाएगा। यदि किसी राज्य में यदि पंचायतों को लाना है, लागू करना है, तो संविधान भाग 9 के अनुसार शासन व्यवस्था चलेगा। यदि कहीं पर अचानक एक शहर बस गया और यदि नगर पालिका होगा तो उसका नगर पालिका का पैटर्न कहाँ है? वो पैटर्न है संविधान भाग 9A। ये जो भाग है यही पैटर्न है। उस पैटर्न का परिकल्पना करना है। जब आपको बोला गया है कि 6 शेड्यूल में जो अभी तक कुछ नहीं हुआ 5वीं अनुसूची में, अब 6 शेड्यूल के पैटर्न पर तो यहाँ पहले से चल रहा है ऑटोनोमस काउंसिल। वो बोल रहा है कि आप ऑटोनोमस काउंसिल बनाइएगा, बचिएगा। जल जंगल जमीन स्वशासी जिला पद, भू राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार जिला परिषद को होगा। खनिजों का पट्टा देने का अधिकार भू राजस्व को होगा। आपका जो जुडिशियल पावर होगा जिला परिषद में निहित होगा। स्कूल चलाने का अधिकार आपका जिला परिषद में होगा। आपका बालू घाट का अधिकार जिला परिषद में होगा। ये तो नियम आपको बनाना है। वो तो केवल इतना बोला है कि पैटर्न कैसे होगा, 2 सदन होगा, 1 सदन होगा या 5 सदन होगा, ये है पैटर्न। और आपका कैसे पैटर्न होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या आपको पैरेलल होगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऊपर से नीचे, वर्टिकल होगा। वर्टिकल हमारा मानकी, माझी, परगना, ये वर्टिकल होगा। हमारा शासन व्यवस्था वर्टिकल नहीं होता है, हम पैरेलल चलते हैं। तो आप यदि यहां पर लाएंगे पंचायत में, यहां क्या है, ये वर्टिकल है, ठीक है। ऊपर जिला परिषद, नीचे में प्रमुख और नीचे में मुखिया और नीचे में वार्ड मेंबर। हमारा व्यवस्था ऐसे नहीं चलता है। तो ये उच्च स्तर की पंचायतें निम्न स्तर की पंचायत पर तो हावी हो गया, हावी हो गया हो।
अब इसका कानून चलेगा, इसका नियम चलेगा कि इसका नियम चलेगा, आपस में वो टकरा रहा है, इसीलिए आज गांव-गांव में टकराहट है। हमारा तो पैरेलल चलेगा। तो इन हालातों में अभी मैंने हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, राज्य सरकार यदि संवेदनशील नहीं है और सत्ता परिवर्तन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके लोग 10 रुपए 20 रुपए कुत्ता बिल्ली के जैसे मतलब छोटे छोटे ईएमआई भी बिक जाते हैं। औकात मतलब 1000 ले लिया 1500 हो गया, तो एक नया पैसा। ऐसा स्थिति में एक ही आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग 6 शेड्यूल के पैटर्न पर एक नियमावली तैयार कीजिए। एआई का जमाना है, आप ड्राफ्टिंग तैयार कीजिए। जिस प्रकार पंचायती राज अधिनियम में कम से कम 163 धाराएं हैं, उसी प्रकार का हूबहू उन धाराओं को लागू कराना है, लिखना है आपको 6 शेड्यूल का पैटर्न। चाहे 6 शेड्यूल में असम ऑटोनोमस काउंसिल का गाइडलाइन लीजिए या कार्बी ऑटोनोमस काउंसिल का लीजिए, या आपको त्रिपुरा या मेघालय किसी भी पैटर्न का, क्योंकि वो कभी नहीं बोला है कि 6 शेड्यूल में असम का पैटर्न यूज कीजिए या मेघालय का कीजिए या त्रिपुरा। वो तो बोला है कि 10 जिला है आपका, किसी भी जिला में आप ऑटोनोमस काउंसिल बनाइए बोल रहा है। लेकिन इतना है, बनाते समय आपको ध्यान देना है उसमें कि 6 शेड्यूल का एरिया में कुकी जनजाति यदि है तो हो सकता है ग्राम सभा कमजोर है या मन की मुंडा है, तो आपको उनको भी जगह देना है अलग से कि मेरा व्यवस्था में इनका जगह कहाँ होगा। इतना ही आपको करना है, बाकी संवैधानिक पैटर्न वही होगा 6 शेड्यूल का। बाकी यहाँ पर मुंडा का जगह कहाँ होगा, ये आपका डोकलो सोहर का या डकुआ का होगा, दियूरी का जगह, और जो खुटखटी रैयत का होगा, फिर गैर आदिवासी जो है उनका जगह कहाँ होगा, इतना ही आपको ध्यान में रखना है, बाकी अभी कुछ नहीं करना है। अच्छा सुरेश जी, अभी 10 राज्यों में जो शेड्यूल क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र के 10 राज्य हैं शायद, तो उनमें सुनते हैं कि सभी जगह पैसा लागू हो चुका है। तो वो लोग किस तरह से लागू किए हैं और क्या वहाँ स्मूथली चल रहा है, बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा होता तो विस्थापित नहीं होते। यदि अरावली पर्वत कट रहा है या यदि हंसदेव का जंगल कट रहा है छत्तीसगढ़ में और वहाँ पेशा कानून लागू है बोलते हैं, वो पेशा कानून एक्चुअल में जेपीआरए को ही, यानी वहाँ जो झारखंड पंचायत राज अधिनियम उसी पर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम को ही पेशा बोला जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम को ही पेशा बोला जा रहा है। राजस्थान में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम को ही पेशा बोला जा रहा है। 1996 का जो प्रावधान है, ग्राम सभाओं को जमीन वापस करने का अधिकार, उसकी जुडिशियल पावर इसमें कहीं नहीं। खनन पट्टा देने का अधिकार 6 शेड्यूल के पैटर्न पर यदि होता तो खनन पट्टा हंसदे का जंगल का ग्राम सभा देता। वहां जो मिनरल्स रिसोर्स है, मिनरल्स रिसोर्स 6 शेड्यूल के पैटर्न पर होने से वो ग्राम सभा एक कम्युनिटी होता, वो संवैधानिक संस्था था, उसकी अनुमति उनको राजस्व खुद ग्राम सभा को मिलता। हम तो केवल अनुमति दे रहे हैं, ले जाओ। आज यदि अरब, ईरान, इराक क्यों मजबूत है? क्यों? जिसका खेत में जमीन के नीचे पेट्रोल है, जिसके नीचे वो बेच रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग को बोला है कि अनुसूचित क्षेत्र में 1 इंच जमीन सरकार का नहीं है, लेकिन हम लोग मानने को तैयार नहीं। तो सरकार का जमीन यदि नहीं, तो जमीन के ऊपर जो मेरा नीचे जो खनिज है वो भी तो मेरा ही हुआ, बालूघाट भी तो मेरा ही हुआ, तो मैं ना बेचूंगा। लेकिन नहीं बेचने दे रहा कौन? ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह। ये नौकरशाह वही नौकरशाह है जो अंग्रेज के समय देश पर शासन किया था। ये नौकरशाहों के माध्यम से ही आज भी लोकतंत्र का शासन व्यवस्था नौकरशाह के द्वारा चलता है। हम तो एक ही ना करना चाहेंगे, केंद्र में यदि सरकार है, जब आप डिजिटल लाइफ ला सकते हैं, आपका पैसा आज के समय में ऑनलाइन हो गया, सब कुछ हो गया, कैशलेस हो गया, तो यदि कैशलेस हो सकता है तो नौकरशाह मुक्त क्यों नहीं हो सकता है? नौकरशाह मुक्त रहने से क्या होगा कि वो जो पैसा खर्च होता है, वो जो भ्रष्टाचार होता है ना, उस पर तो रोक लगेगा। आप कृषि विभाग का काम कर रहे हैं, कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्री, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी, फिर गांव में खेती हो रहा है। अरे सीधा केंद्र सरकार से, कृषि मंत्रालय से डायरेक्ट ग्राम सभा को पैसा दे दीजिए, खत्म हो गया। ये उसके चलते ब्यूरोक्रेट, कब दीकू आ रहा है, कोई मरवाड़ी आ रहा है, कोई गुजराती आ रहा है, कोई पंजाबी आ रहा है, पंचायत पदाधिकारी बना हुआ है।
अनुमंडल पदाधिकारी बना हुआ है, फिर अनुमंडल कार्यालय बनता है, फिर उसको वेतन देते हो, फिर उसको पेंशन देते हो, फिर वो भ्रष्टाचार करता है। एक ही मुक्त है, नौकरशाह मुक्त भारत, तब आत्मनिर्भर भारत बनेगा। अन्यथा ये लोग इतना ज्यादा कमा लेगा और भाग जाएगा एक दिन देश छोड़ करके। इसीलिए आज के समय में केंद्र को भी आज का सचेत होना चाहिए कि यदि भारत यदि आजाद था 1950 से पहले या 1600 से पहले, तो आज भी आपको उसको मानना पड़ेगा। मेरा नाम प्रताप सिंह बिरुली है। मुझे कुछ फीडबैक जानना है कि जहाँ जहाँ भी पेशा कानून लागू हुआ वहाँ पर जो मेन पैरामीटर है, जैसे वहाँ का पर कैपिटा इनकम या लिटरेसी रेट, वो बढ़ा है कि घटा है, क्या इम्प्रूवमेंट है, ये जानना है मुझे। क्या फीडबैक है उसके बारे में, जहाँ भी जिस राज्य में पेशा कानून पेशा कानून तो आज के डेट में किसी भी राज्य में 1996 के प्रावधानों के अनुसार जो 1 से लेके O तक जो धारा है, जो पेशा कानून 1996 में, वो लागू ही नहीं हुआ। ठीक है, लागू नहीं हुआ। अन्यथा आज हम कुपोषित नहीं होते। सबसे ज्यादा यदि कहीं पिछड़ापन है, कहीं दबे कुचले हैं, यदि महिला एनीमिया के शिकार है, वो शेड्यूल एरिया है। और इन्हीं शेड्यूल एरिया में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन है, और खनिज संसाधनों को निपटारा करने का अधिकार केंद्र सरकार बोलती है, DMFT बनाती है, लेकिन ब्यूरोक्रेट वहां फिर हावी हो जाता है, फिर हावी होता है। उसके चलते मेरे यहाँ पैसा नहीं आता है। अगर पैसा आता तो मेरा जो 25 साल का बच्चा है ना, बेंगलोर नहीं जाता, 300 रुपए में काम नहीं करने जाता, 400 रुपए में काम करने नहीं जाता। सीधा सा सवाल इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आता है? देखिए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ इसमें, जहां कहीं भी पेशा कानून, क्योंकि आय की असमानताओं को समाप्त करने के लिए कोई भी कानूनें बनाई नहीं गई है। 13-15 हजार रुपए एक व्यक्ति को मिले, इसका कोई प्रावधान नहीं है, तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? तब आज के डेट में एक परिवार को कम से कम 20,000 रुपए चाहिए उसको, तो 20,000 रुपए कहाँ मिल रहे? मेरे को खुद 20,000 रुपए नहीं मिल रहा है, तो मैं अपनी बात बता सकता हूं कि आज मुझे 20,000 रुपए मंथली मिलता नहीं है, तो मैं तो पढ़ा लिखा हूं, तो गांव में तो हणिया दारू बेच करके कमा रहे लोग, पत्ता बेच के कमा रहा है, तो इंप्लीमेंट कहाँ है? केवल गणित बना करके, केवल सरकारी दस्तावेज दिखा करके कि प्रत्येक व्यक्ति 75,000 रुपए आय कमा लिया, बोलने से नहीं होता है। गांव में जाइए और पूछिए कि 75,000 रुपए आ रहा है कि नहीं, उस व्यक्ति को पूछिए, तब पता चलेगा कि नहीं, उसके यहाँ तो कुछ हो नहीं है। 75,000 तो केवल बोल रहा है, जाति प्रमाण पत्र बनाइए ना, सेव लिख देता है, आय प्रमाण पत्र 75,000 होना चाहिए, उससे नहीं। अब आपको बाध्य किया जा रहा है कि 75,000 लिखिए, जबकि आपका पास 20,000 रुपए ही नहीं है सालाना कमाने का। इसीलिए ये मतलब लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, लोगों को गुमराह करने का काम। और एक सवाल पूछना है। पेशा कानून जो है ना, स्वशासन से रिलेटेड है। अगर स्वशासन जो आएगा तो फिर जल जंगल जमीन की रक्षा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जल जंगल जमीन को शोषण किए बिना डेवलपमेंट कैसे होगा? बहुत अच्छा है। जल जंगल जमीन ये नेचर है, मनुष्य का जीविका का साधन नहीं है, ये सर्वाइवल का चीजें हैं जहां अस्तित्व रख सकता है। अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो ये यूरोपियन कंट्री नहीं है भारत, ये पूंजीवाद शासन व्यवस्था नहीं है, ये प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, समाजवाद पर आधारित ये लोकतंत्र है। समाजवाद ये कहता है कि संविधान में जो 48 है, पर्यावरण को संरक्षण करना आपकी जवाबदेही है भविष्य के लिए। क्या आज हम डेवलपमेंट के नाम पर फिर मिस्र की सभ्यता का जैसे हम खत्म करना चाहेंगे? आज के समय में मिस्र की सभ्यता, पिरामिड, इतनी प्राचीन सभ्यताएं हैं जो आज के डेट में शोध कर रहा है, तो सोचिए वो कितना विकसित था। आज के समय में ईंटा का घर आप नहीं बना सकते हैं, आज नाली कुछ नहीं हड़प्पा संस्कृति जाइए, वो सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? चीन सभ्यता, वो विनाश कैसे हुआ? तो आज के डेट में डेवलपमेंट के आड़ में आप किसको देना चाह रहे हैं? आज के समय में आपको पर्यावरण को भी बचाए रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कल्पना करना होगा, क्योंकि मानव सभ्यता का अंत नहीं होता है। अगर सस्टेनेबल नहीं कीजिएगा तो पर डे 1 मेगावाट्स बिजली, थर्मल, बहुत सारे लोग इंजीनियर बैठे हुए हैं, 400 मेगावाट बिजली तैयार करने के लिए कितना मैट्रिक
टन कोयला जलता होगा और कितना मैट्रिक टन कोयला जलने से कितना मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये आपको भी समझना चाहिए। आज ग्लेशियर पिघल रही है, ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, तो कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, कुछ दिन बाद पूंजीपति क्या करेगा? सिलेंडर ढोइए पीछे में, आपका बच्चा पाइप के द्वारा सांस लेगा। हम तो उसकी कल्पना कर रहे हैं, लेकिन भारत तो इसका नहीं है। भारत का तो बिल्कुल आय की असमानता है, प्राकृतिक है, अहिंसा, सारे लोगों को, जीव जंतुओं को बचाए रखने का। पर अमेरिका में जाइएगा तो ठोक देगा आपको किसी, तो सेम वही पैटर्न आया है। तो डेवलपमेंट नहीं, आप डेवलपमेंट करेंगे तो आज के डेट में अमेरिका को दे दीजिए, भारत ले जाइए, आपको 10,000 करोड़ अरब दे देगा। आपको दे रहे हैं ना पैसा, गिरवी रख दीजिए भारत को, वो भी डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि पैसा तो दे रहा है आपको। वो डेवलपमेंट नहीं चाहिए ना। हमको तो प्रति व्यक्ति आय, जल जंगल जमीन भविष्य के लिए भी हमको संरक्षित करना है। ये एक्चुअल में प्रातिनिधिक लोकतंत्र का समाजवाद उसी को बोलता है। संविधान का जो मोटो में आजादी का जो मकसद क्या था, डेवलपमेंट आजादी का मकसद नहीं है। आजादी का मकसद संविधान उद्देश्य का, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, विश्वास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समस्त नागरिकों को रोजगार की और उपजीविका की संसाधन उपलब्ध करना, भय मुक्त, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, यही तो संविधान का मोटो है। यहां तो विकास तो है ही नहीं, डेवलपमेंट तो है ही नहीं। संविधान का मोटो, लोकतंत्र का मोटो संविधान उद्देशिका में निहित है। हम संविधान उद्देशिका के बदले हम डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। तो डेवलपमेंट तो पूंजीवाद आ गया, पूंजीवाद की ओर हम नहीं है। हमारा मानसिकता पूंजीवाद की जा रहा है। हम संचय प्रवृत्ति, समाजवाद संचय प्रवृत्ति पर नहीं करता है। आज आप यदि गांव में जाते हैं, कभी देखें, देंगा देपेंगा कॉन्सेप्ट है ना। आज देंगा देपे नहीं, लूटो और अपने बेटा बेटी के लिए पैसा बनाओ, वो चीज आ रहा है। इसीलिए हम आज के समय में भारत जो है ना, ये स्थिति पैदा हुआ है। संविधान के विपरीत हम काम कर रहे हैं। संविधान कुछ और बोल रहा है, हम संविधान कुछ और कर रहे हैं। ये है कारण, क्योंकि स्पष्ट वहां पे आय की असमानताओं को समाप्त करना, प्रत्येक व्यक्ति को आय की असमानताएं बराबर का हिस्सादार होना चाहिए। तो डेवलपमेंट में तो बराबर का हिस्सादारी नहीं बनता है। संविधान बोल रहा है कुछ, आय की असमानताओं को समाप्त करना, कोई अमीर और गरीब नहीं होगा, विश्व बंधुता, लेकिन आप कुछ और कर रहे हो। कहां अडानी कितना पैसा, कहीं जिंदल कितना पैसा, सारे का सारा। पर्यावरण को संरक्षण करना बोलता है, जीव जंतुओं का संरक्षण, पशुपालन को संरक्षण बोलता है संविधान आपका अनुच्छेद 48, लेकिन आपको जंगल को काट दे रहे हो। ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर गर्मी आ रहा है, टेम्परेचर 48, 49, 50, फिर स्कूल बंद कर दो, क्या फर्क पड़ता है? जंगल काट दो, उसके बदले आप वृक्षारोपण कर दो। रे भाई, आप सोचिए, बुद्धिजीवी लोगों से मैं और इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहेंगे, 10,000 एकड़ का जंगल को काट दीजिए डेवलपमेंट के नाम में। 10,000 एकड़ सरांडा जंगल को साफ कर दो और वहां से खनिज ले जाओ और 10,000 एकड़ में वृक्षारोपण कर दो। क्या जंगल है वो? पिछले 20 साल 200 साल से जमीन पर आपका पेड़ उगा हुआ है, जहां जितना बड़ा घनत्व पेड़ होता है उतना ज्यादा ऑक्सीजन देता है। आपने वहां काट कर दिया, उसके स्थान पर 10,000 एकड़ प्रति जमीन पर वृक्षारोपण कर दिया। कौन सा वृक्षारोपण किया पता नहीं, वो जिंदा होगा, पेड़ जिंदा होगा या नहीं। 200 साल पुराना बिंदा को काट दिया, 6 महीना वाला को आपने लगा दिया, वो सर्वाइवल करेगा नहीं करेगा कोई नहीं जानता है। तब वहां मरुस्थल पैदा होता है, क्योंकि पेड़ लगाना और नेचर जंगल का अपने आप होता है। जंगल को बचाना आपका है, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा। वृक्षारोपण करने से जंगल ओरिजिनल प्राकृतिक जंगल नहीं बनता है। आप झाड़ी बना सकते हो, लेकिन जंगल नहीं बना सकते हो। जंगल अपने आप में एक सस्टेनेबल है, वो अपने आप में जीवन की वो पद्धतियां हैं, वहाँ अपने से जीवन शैलियां हैं वहाँ। ये चीज हम लोग को समझना चाहिए। वो ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि यहाँ लोकल में अगर रोजगार नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट के बिना तो रोजगार होगा नहीं।
रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर से पलायन तो होगा ही, उसको कैसे रोका जाए, किस तरह से रोजगार देंगे, ये सवाल उठता है। चलिए, रोजगार का सबसे अच्छा उपाय आने वाला समय में हमको रोजगार, आदिवासियों का रोजगार का क्या उपाय? कृषि है। ठीक है, कृषि जमीन कितनी है? बहुत ज्यादा है। आज यदि यहीं पर आप किसी को, एक कंपनी को बोलिए, जिंदल को बोलिए, हम 10,000 एकड़ दे रहे हैं, वहां डैम बन जाएगा, कृषि में हाई टेक्नोलॉजी आ जाएगा, अमेरिका के तर्ज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ग्रीन हाउस बन जाएगा, सब तरफ बनेगा पूरा, पानी का कोई दिक्कत नहीं होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम आर्टिफिशियल वर्षा भी होगा। वर्षा क्या है? पानी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दीजिए, जल बन जाएगा। उससे यदि वो छुटकारा दे सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास तो जमीन है। लेकिन यदि आप चाहेंगे तब तो, आप तो दोहन करना चाह रहे हैं, जमीनों को खत्म करना चाहते हैं ताकि पीढ़ियां जो है ना खत्म हो जाए। तो डेवलपमेंट कौन सी बड़ी बात है? आज 75 साल हो गया है, तो आज तालाब तो वही है, आपके दादा परदादाओं ने बनाया था वही तो तालाब है आज की डेट में, और बाकी तो है नहीं। इसलिए आज के डेट में डेवलपमेंट का नए तरीका को अपनाना होगा। बिना खेत, कम पानी, कम खेत में अमेरिका के तर्ज पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि ला रहे हैं तो आपको वहां भी चाहिए, आप क्लियर करना पड़ेगा। इजराइल कहां पर बालू के ऊपर में चलाई जा रही है, पानी के ऊपर में खेती हो रहा है, आपके पास क्या कमी है? इतना डीएमएफटी फंड का पैसा आप तो बांट रहे हो ना खैरात में, हम तो खैरात में दे रहे हैं ना। सबसे ज्यादा हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खनिज संसाधन से पूरा विश्व यदि आर्थिक रूप से सक्षम हुआ है, भारत का 28 राज्य यदि सक्षम हुआ है, गैर अनुसूचित क्षेत्र का जल, जंगल, जमीन और खनिज को खोद करके वो अमीर हुआ है। हम तो अमीर है पहले से, लेकिन हमको उपभोग करने का मौका नहीं दे रहे लोग। हमारे खनिज 40% से पूरा विश्व, टाटा स्टील पूरा देश विदेश में नंबर 1 बन गया हो। आज टाटा स्टील के माध्यम से 10,000 से एबव, 20,000 से एबव टाटा स्टील में बाहर के लोग नौकरी कर रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। रुंटा माइंस को देख लीजिए, कौन लोग आया है? तो यहां तो संसाधन है, लेकिन हम कहां है? हमको तो दे ही नहीं रहा ना। वो तो एक उपनिवेश क्षेत्र बना रहा है, जिसको समझना चाहिए। सस्टेनेबल के लिए बहुत ज्यादा खोदने का भी जरूरत नहीं है, आपको भविष्य के लिए भी तो लोहा चाहिए। अगर आज के डेट में धन्यवाद। यदि भारत सरकार या झारखंड सरकार बोल दे कि खनिज संसाधन सबको बेच दो, अमेरिका या को यूरेनियम को बेच दो, लोहा को बेच दो, तांबा को बेच दो, सबको बेच दो, 10 साल में खाली कर दो। अमेरिका जैसे यदि कभी युद्ध हुआ ना, अटैक हुआ ना कभी भारत पर या इस झारखंड में, आपके पास तो ना तो लोहा है, ना तांबा है, ना अबरक है, ना मैग्नीज है, ना डोलोमाइट है, यूरेनियम, क्या से हथियार बनाइए? आपके पास तो वो भी चाहिए ना। यदि कभी अर्थव्यवस्था में चीन अटैक कर रहा है आपके ऊपर, आज आपने चीन को ही बेच दिया, जाओ ये पूरा लोहा, तांबा, अबरक, यूरेनियम को भी बेच दिया, ले अमेरिका ले जाओ। कब दिमाग सटक जाएगा उसका? आपके साथ तालमेल कर रहा है आज के डेट में, आपका यूक्रेन को नहीं छोड़ सकता है या इराक को नहीं छोड़ सकता, कैसा दोस्ती करेगा? उस समय के लिए कैसा कीजिएगा? आपके पास भी संसाधन चाहिए। आज यदि सदुपयोग होता तो ये झारखंड अरब, ईरान, इराक के जैसे सबसे शक्तिशाली राज्य बनता। भारतवर्ष का 10 राज्य जो अनुसूचित क्षेत्र है, सबसे शक्तिशाली राज्य बनता, सबसे शक्तिशाली, अगर ये दुरुपयोग नहीं होता तो। ये है। मैं मंगल सिंह कुंटिया। आज सुरेश जी बहुत सारी चीज़ें पेशा के बारे में बताए हैं, खासकर अनुसूचित 74 और जनजाति 74 का जो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। लेकिन इसके बावजूद अभी इसमें अपने इलाके में या अपने कोल्हान में पेशा के प्रति जो जागरूकता या जानकारी है उसका अभाव है। तो मैं भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इसमें जैसा बताया जा रहा है कि पेशा जो है ना, इसका कस्टोडियन राज्यपाल है और राज्यपाल को केंद्र सरकार बेचती है, अपने मनपसंद आदमी को बेचती है। वो अनुसूचित 74 या वहाँ रहने वाले जनजाति लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता है, उनके विकास या कल्याण के बारे में भी वो ज़्यादा नहीं सोचेगा। और जो नियमावली बनती है ये पेशा के लिए, वो राज्य सरकार के नामित लोगों के द्वारा मतलब बनाया जाता है। उसमें अपने लोग जो अनुसूचित 74 के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं,
उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसका सफल होने का क्या गुंजाइश है? और अभी जैसे यहाँ झारखंड की बात करेंगे तो अभी अपना आदिवासी ही मुख्यमंत्री है और यहाँ जो प्रतिनिधि हैं वो लोग भी अपने ही लोग हैं, लेकिन वो लोग इसका सपोर्ट आज तक नहीं कर रहे हैं। तो इसका आगे जो है ना भविष्य क्या हो सकता है? क्या ये सफल हो सकता है या नहीं? इस पर थोड़ा बात बताइए। हाँ, बहुत अच्छा। इस चैनल के माध्यम से तमाम आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, सही बात है कि आज के समय में संविधान का विलेशन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों ने किया है, चाहे राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो या जनजाति सलाहकार परिषद, तमाम जो संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे। केवल इतना ही नहीं, जनजाति आयोग को भी देखिए या पिछड़ी जाति आयोग को भी देखिए, कोई भी हो आज संविधान के अनुसार नहीं कर रहा है, वो पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार चल रहा है। वो सोचता है कि भाई पार्टी हमको टिकट देगा, भविष्य में राज्यसभा सदस्य नॉमिनेट करेगा, क्या किसी अथॉरिटी में हमको देगा, ये सोच करके चुपचाप रहता है। और राज्यपाल जैसे लोग जो संवैधानिक पद पर बैठते हैं वो संविधान की रक्षा के लिए, लेकिन यदि वो नहीं करता है तो इसका एक उपाय और भी है, क्योंकि वर्तमान समय में जो हम भुगत रहे हैं वो है विधानसभा। इसीलिए बोल रहा है कि आप ऑटोनोमस काउंसिल बनाइएगा तो जिला में तो आपको कंट्रोल कर सकते हो सबको, आपको राज्यपाल का क्या जरूरत है? जिला में ऑटोनोमस काउंसिल है, आपके अनुसार चलेगा। आप विधानसभा में जाइएगा, 81 विधानसभा है, 81 विधानसभा में आप केवल 28 हो, का उखाड़ लीजिएगा। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि ऑटोनोमस बनाइए, जिला से कंट्रोल कीजिए अपने आप को, क्योंकि जिला में तो आप ही लोग हैं। जैसे एग्जाम्पल बता रहा है सिंहभूम का, सिंहभू हो कम्युनिटी है, कितने गांव है? 1600 गांव है। कितने प्रखंड है? 18 प्रखंड है। 18 प्रखंड में प्रतिनिधिमंडल यदि ऑटोनोमस आएगा, यदि एक जिला में 30 मेंबर आते हैं तो प्रत्येक ब्लॉक से एक एक विधायक बनेंगे, एक एक विधायक, स्थानीय विधायक पहुंचते हैं। तो ये तो आपका प्रखंड के लोग हैं, कौन हस्तक्षेप करेगा आपको? आप यदि विधानसभा में जाइएगा तो बिहारी, बंगाली, उड़िया, 81 तो ज्यादा वो लोग हैं, आपकी संख्या तो घटेगी ना। जिला में कौन है? आप ही के आप हैं, तो आपके अनुसार शासन तंत्र चलेगा, जिला में कंट्रोल होगा। इसीलिए बोला जाता है डेवलपमेंट को निचले स्तर पर आपको विकेंद्रीकरण करना है। ये तो विकेंद्रीकरण है, राज तो एक केंद्रीकरण है, वहां से आप चल रहा है, आपकी संख्या घटेगी। तो आज के समय में इसीलिए बोल रहा है कि यहां से आप कर सकेंगे। इस जिला में आपके पास सब कुछ है, ऑटोनोमस काउंसिल भी आपके पास है, डीएमएफटी फंड भी आपके पास है, नगर पालिका को आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो ये तो बढ़ेगा। इसीलिए जिला ऑटोनोमस काउंसिल का बात आ रहा है, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। आज यदि आप बोलेंगे नहीं ये नहीं हो सकता है, चलिए मान लेते हैं आप लोग की बात, अभी परिसीमन होगा। इस परिसीमन में 2026 में परिसीमन कैसे हो रहा है? जातिगत जनगणना हुआ ही नहीं है, जाति के आधार पर ना जनगणना होगा, मेरा पॉपुलेशन इतना है, तो उसमें तो हुआ नहीं है। इस जाति के अनुसार यहाँ 850 से अबव सीट होगा, 850 लोकसभा में। आज के समय में 543 है, 850 में बाकी लोगों का जो बड़े बड़े राज्य हैं वहां के प्रतिनिधित्व। आपका झारखंड में क्या होगा? अभी 14 सीट है, लोकसभा 14 है, 5 सीट एसटी है, लोकसभा सीट 22 होगा, आदिवासी सीट 4 बचेंगे। क्या कीजिएगा लोकसभा में जाकर के? हाँ, 22 सीट, आप 22 विधायक सांसद भेज रहे हैं आपका दिल्ली, उसमें से 4 केवल जनजाति लोग, क्या कीजिए वहां? क्या बोलिएगा? और विधानसभा, यहां विधानसभा 81 है और ये बढ़कर के 160 पहुंचेगा। आप तो 24 रहेंगे ना, आप तो 24 में आइएगा, सीट तो बढ़ गया। लेकिन आपका नेता को क्या करता है? अरे लोग विधानसभा नहीं जीतेंगे तो क्या हुआ, मंत्री परिषद नहीं जीतेंगे क्या होगा, विधान परिषद में नॉमिनेट तो हो जाऊंगा। ये है सारा खेल। तो इसीलिए ऑटोनोमस काउंसिल आइए। हम तो विधायकों को भी इस चैनल के माध्यम से कहते हैं, एक ना एक दिन विधानसभा खत्म हो जाएगा, ऑटोनोमस में आइए, ऑटोनोमस काउंसिल का समर्थन कीजिए और समय रहते अपने जिला को, जब यहाँ पर कोल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट बोलते हैं तो कोल्हान का संपत्ति है ना, बोलते केवल हम लोग हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बोल रहा है, जिला से कंट्रोल कीजिए। शुरू में भी यही हुआ है, 1833 याद करें आप इस चैनल के माध्यम से,
जब बंगाल रेगुलेशन 13 1833 पास हुआ था तो पहला जो एजेंट बना था गवर्नर जनरल का, उसमें विलियम बेंटिक था गवर्नर जनरल बंगाल का 1833 में। उसमें पहला एजेंट को नियुक्ति किया था जिसके तहत विल्किंसन रूल आया, उसका नाम था कैप्टन थॉमस विल्किंसन। वो पहला एजेंट था 1833, और 1833 से 1854 तक 5 गवर्नर का एजेंट था। और 1857 का जब सिपाही विद्रोह हुआ, जब सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ, तो यहाँ आयुक्त द्वारा प्रशासित क्षेत्र घोषित हुआ। ये आयुक्त है, कमिश्नरी क्षेत्र है ये। और उस समय साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम बदल करके उस समय छोटानागपुर संथाल परगना कमिश्नरी हुआ। और उस कमिश्नरी में 5 डिवीजन था। 5 डिवीजन मतलब 5 जिला, सिंहभूम जिला, मानभूम जिला, पलामू जिला, रांची जिला, संथाल परगना। यही तो है ऑटोनोमस, यही तो ऑटोनोमस है हमारा कमिश्नर प्रशासनिक व्यवस्था। इसीलिए आपका CNT एक्ट में ना डिप्टी कमिश्नर नहीं लिखा हुआ है, वो कमिश्नर है। हम तो कमिश्नर द्वारा प्रशासित है। जैसे दिल्ली में तो उपराज्यपाल है, वो प्रशासक है। ये दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित, क्योंकि ये पहली अनुसूची का राज्य है। हम 5वीं अनुसूची का राज्य है, हम केंद्र शासित नहीं है, हम केंद्र संरक्षित राज्य हैं। इसको समझना चाहिए, हम राज्य नहीं है, हम अनुसूचित क्षेत्र हैं। अगर इसको ज्यादा डिबेट होगा तो आप लोग देख लीजिएगा संविधान सभा में स्टेट क्या होता है और शेड्यूल एरिया क्या होता है, इनको समझना है। हम राज्य क्षेत्र अपने आप को बोलते हैं, हम राज्य क्षेत्र में नहीं है, हम अनुसूचित क्षेत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है। इसको समझने से हम संरक्षित होंगे। ऑटोनोमस काउंसिल ही एक उपाय है जहां आप प्रखंड में अपने अपने कम्युनिटी के लोग भेज सकेंगे। गुमराह हो रहे हैं हमारे कुर्मी भाई भी, बाकी लोग भी गुमराह हो रहे हैं, हमको जगह नहीं मिलेगा कहते हैं। अरे आपका प्रखंड में आपका है तो पहुंच जाइएगा, जिसकी पॉपुलेशन है, प्रतिनिधित्व ज्यादा है। रिजर्वेशन का हमको क्या जरूरत है? मैं अपने राज्य में हूं, मुझे रिजर्वेशन चाहिए। पॉपुलेशन तो मेरा है, मालिक हूं मैं। हमें इस टाइप का बात किया जा रहा है। हाँ चलिए। तो सुरेश जी, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें अपने जिला स्तर पर अपना ऑटोनोमस काउंसिल को बनाना है। इसके लिए चूंकि हम लोग हो समाज सेवानिवृत्ति संगठन से जुड़े हुए हैं, हमारी क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि आज हम लोग इसी पर, हमारा एक ग्रुप ही इसका चर्चा परिचर्चा और डिबेट कर रहा है, तो कृपया इस पर थोड़ा अपना प्रकाश डालें हम लोग के लिए। बहुत अच्छा है, आपका एक ही जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज आपको देखता है। आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आर्थिक रूप से सक्षम है मतलब आप उस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं जहां आपको भूख प्यास की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज के समय में आपकी ज्यादा जवाबदेही है। आप लोग मिल करके जो कंप्यूटर को बेहतरीन तरीके से ऑपरेट कर सकता है, उसको AI के माध्यम से ऑटोनोमस काउंसिल का ड्राफ्टिंग को तैयार कीजिए, ऑटोनोमस काउंसिल का। और ड्राफ्टिंग होने के बाद आदिवासी हो समाज, बुद्धिजीवी, आदिवासी कल्याण रक्षा संघ या जितने जो सामाजिक संगठन है, उस ड्राफ्टिंग को उनके सामने प्रस्तुत करके मानकी मुंडा लोगों के साथ फिर एक कोर कमेटी बनाइए। ये सोचिए कि अनुसूचित क्षेत्र में एक संविधान आप बना रहे हैं, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आप बुद्धिजीवी लोग एक संविधान बना रहे हैं, आप भविष्य के लिए। उनको बैठिए, AI का जमाना, उससे ड्राफ्टिंग कीजिए। ड्राफ्टिंग करने के बाद उसमें और क्या कमी बेसी उनको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद जनजाति सलाहकार परिषद को हम सुपुर्द करेंगे, उनके साथ डेलीगेट्स हम बैठेंगे। जब तक मेरे पास ये डेलीगेट्स बैठने के लिए, यदि हमारा ड्राफ्टिंग तैयार नहीं रहेगा, हम बैठ नहीं पाएंगे। आप विश्वास मत कीजिए कार्यपालिका पर कि वो आपके लिए करेगा, ड्राफ्टिंग करेगा। ड्राफ्टिंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं विधानमंडल में, लेकिन आपके लिए नहीं करेगा। आपको खुद तैयार करना पड़ेगा, उसी तर्ज पर जिस प्रकार झारखंड पंचायती राज अधिनियम की 183 धाराएं हैं। नगर पालिका का इतना बड़ा यह एविडेंस है, उसकी अपनी नियमावली है, उसकी अपनी अधिनियम की कॉपी है, उससे लीजिए आप परिभाषा क्या लिखा जाता है सबको लेकर के। यानी आप एक नियमावली बना रहे हैं, एक अधिनियम बना रहे हैं। उसको फिर हम लोग राज्यपाल के पास जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, मेरा शासन व्यवस्था ऐसा है। तब हमारा जो होगा, अंतिम में इतना ही कहना चाहेंगे आप लोग को,
आप लोग कभी यदि करेंगे तो ये 1854 में बंगाल लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप ऑफ बंगाल में उसी समय विभाजित हुआ था। आप बिहार, उड़ीसा 7 प्रांत था उस समय। 62,000 वर्ग मील में हमारा छोटानागपुर उसी समय था। उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप ऑफ बंगाल वॉल्यूम 5 बुकलैंड का उसी समय हुआ था 1854। हमारा आदमी उतना नहीं पढ़ता है तो उनको लगता है कि हम बिहार के अधीन थे। बिहार का हिस्सा कितना था? 42 वर्ग मील। बंगाल का कितना? 85,000 वर्ग मील। छोटानागपुर का कितना था? 62,000 वर्ग मील। उड़ीसा का कितना था? 22,000 वर्ग मील। ये भूखंड है, ये एविडेंस है, हम अलग अलग है। इसीलिए आज की डेट में आपका जवाबदेही ज्यादा है, लेकिन यदि आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपका सटीक होगा। मेरा नाम कांडेराम बिरोली। संविधान से संबंधित कुछ सवाल है। जैसे संविधान के प्रीमल में धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ था, हाँ। अभी जो है पंथ निरपेक्ष लिखा गया है, ऐसा क्यों? देखिए, इसका अलग अलग परिभाषा देते हैं लोग, क्योंकि धर्म एक अपने आप में नहीं, वो एक आस्था का विषय है। पंथ भी एक विश्वास का सब्जेक्ट है, इसीलिए उसको पंथ और धर्म को, धर्म लिखने से हो सकता है किसी एक धार्मिक संगठन या धार्मिक समूह का बोध हो, इसीलिए उन्होंने पंथ का नाम दिया। मतलब एक विचार, एक विश्वास जिस पर आप विश्वास करते हो। आज के समय में यदि हम लोग इस पर अलग डिबेट हो सकता है, धर्म पर हम लोग अलग डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके उत्पत्ति कैसी हुई है, उसकी अपनी धार्मिक कुछ चीज है कि रीति रिवाजों का समूह है, मान्यताओं का समूह है, जन्म संस्कार, मरण संस्कार से लेके पूजा पद्धति, यही सब मिल करके हम इस विश्वास के रूप में आ सकते हैं। लेकिन ये आज के डेट में डेवलपमेंट, संविधान, उससे हट करके हम इस ओर जाते हैं। हमको अटैक करता है, जहां हमारे जो दिल पर चोट लगता है ना, वो चीज हमें भड़काया जाता है, तो हम उस मुद्दे से हट जाते हैं और कुछ और करना चाहते हैं, आप कुछ और कराया जाता है। तो आपको इन चीजों से भी आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में यदि आरक्षण की बात है तो आरक्षण धर्म से नहीं बनता है। धर्म तो धर्म निरपेक्ष हो गया या पंथ निरपेक्ष बोलिए, यानी एक भारत एक विशेष धार्मिक संगठन नहीं, धार्मिक समूह का देश नहीं है। सब अलग अलग विश्वास करने वालों का एक समूह है, एक कम्युनिटी है। तो आज के समय में आपको इसको भी समझना पड़ेगा। हम लोग एक धर्म निरपेक्ष है, किसी में भी आप रह सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, हट सकते हैं, वो आपका अलग अलग। सुरेश जी, हाँ, मेरा नाम रामाय पूर्ति है, आदिवासी होर समाज सेवानिवृत्त संगठन का अध्यक्ष भी हूँ। अभी जब पेशा पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें ऐसा लग रहा है हम लोग शुरू से ही टगे गए हैं, शुरू से ही टगे गए हैं। जब से संविधान बना है, सही रूप से संविधान का आपका लागू नहीं होने से हमें अपना हक नहीं मिल रहा है। अनुसूचित क्षेत्र में रहते हुए हमारे संसाधनों से लेस राज्य में रहते हुए भी हम अपने राज्य का जो संसाधन है उसका उपभोग नहीं कर सक रहे हैं। हमारे यहाँ से देश के सारे भागों में जा रही है। हमारा झारखंड का, छोटानागपुर का, कोलान का जितनी भी संसाधन है सभी जगह जा रही है। कि इससे ऐसा लगता है कि हमको शुरू से ही ठगा गया है या हम नहीं समझ पाए हैं। हो सकता है हमारी गलती हो, शुरू से ही हमारे जननेताओं का गलती हो। इसको सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब जागो तब सवेरा वाला तो कम से कम हम लोग को अभी करना चाहिए। इतना दिन से हम नहीं किए हैं तो अभी भी करने के लिए हमारे संगठन के तरफ से हमारा आह्वान है कि इस मुद्दे को बढ़िया से या करें और हमें अपना प्रतिनिधित्व मिले, हमारा अपना संसाधन को उपभोग करने का लिए रास्ता बनाएं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आपसे सवाल है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब संविधान को मैं स्टडी करता हूँ, संविधान सभा के बहस को स्टडी करता हूँ, तो वहाँ जयपाल सिंह मुंडा का नाम आता है। जब उस डिबेट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 5वीं अनुसूची पर उसका बहुत ज़्यादा डिबेट उसका नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसमें उस समिति का वो मेंबर नहीं थे। लेकिन ठगने की जहाँ तक बात आई, क्योंकि पहला इलेक्शन इस देश में
प्रांतीय इलेक्शन 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ है इस देश में, और वही वाला हूबहू भारत का संविधान बन करके आया, भारत का संविधान बन करके आया। 1935 में जब सरकारें बनने की बात आई तो पहला इलेक्शन प्रांतों में 1937 को आया है, लेकिन 1937 को हमारा जो आदिवासी का जो रिप्रेजेंटेटिव था नहीं था, जीरो। अब ये इतना समझिए कि 1932 के आसपास जयपाल सिंह मुंडा आंदोलन किया था और संविधान सभा में जब पहुंचा उससे पहले 2 चुनाव हो चुका था, 1922 और 1935। 1935 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। उस भारत शासन अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों को एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया के रूप में संरक्षित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 91 और 92, और वहां स्पष्ट मना किया गया कि प्रांतों का कोई भी कानून पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया में और एक्सक्लूडेड एरिया में एज इट इज लागू नहीं होगा। मना हो चुका था विधानसभा का कानूनों को 1935 में। इलेक्शन हुआ 1937 में, एक भी रिप्रेजेंटेटिव प्रांतों में आदिवासी नहीं था। 37 सेकेंड इलेक्शन हुआ विश्व युद्ध के बाद 1946, और 1946 में संविधान सभा में लोग पहुंचे, जयपाल सिंह मुंडा भी पहुंचा, संविधान बना, और संविधान के द्वारा संविधान के भाग 10 में हम आ गए, हम 5वीं में अनुसूची में आ गए, और ये पहली अनुसूची में बाकी राज्यों को बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जो नॉन शेड्यूल था, जो नॉन एक्सक्लूडेड एरिया और नॉन पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया के सारे समूह को सामान्य क्षेत्र में ला गया। और 1950 को संविधान आदेश 09 अनुसूचित क्षेत्र पार्ट ए स्टेट 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साइन से शेड्यूल एरिया को 5वीं अनुसूची में रखा गया। 1950 को इलेक्शन नहीं हुआ था। 1952 को बिना परिसीमन किए भारत के राज्यों में प्रांतीय इलेक्शन हो गया, जहां मेरा प्रतिनिधित्व 1952 में नहीं। परिसीमन अधिनियम बिना संसद में पास किया, क्योंकि 1952 को तो पहला इलेक्शन हो रहा है। बिना इलेक्शन किए 1952 को परिसीमन आयोग का गठन हो गया और परिसीमन अधिनियम लागू हो गया। वही परिसीमन अधिनियम 1956 में भाषा पर आधारित राज्यों का गठन हो गया। उस समय बिना संसद से पास किया हुआ कानून से, और बिना पास किया उसी कानून से आपका लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम, जिससे राजनीतिक दलों का गठन होता है, 1950 है। अब संविधान सभा बन गया, सरकारें बननी थी 1952 से 1957 सरकारें बनी, लोकसभा सीट बना, लेकिन 1950 लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 कहां से आ गया? वो तो पार्लियामेंट से पास ही नहीं हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट का पहला गठन तो 1952 को हुआ है और 57 सरकारें बनी, और वही 1950 आज भी लागू। तो हम तो 5वीं अनुसूची में उस समय अंतर स्थापित हो गए। बिहार विधानसभा से बाहर पार्ट ए स्टेट में नो टू राज्य था, और पार्ट 9 स्टेट से हम ए स्टेट के रूप में संविधान से अलग हो गए। यानी 1952 से ही हमें 5वीं अनुसूची को जो स्वशासन व्यवस्था का देना था, उन्होंने कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार हमें नहीं दिया। हमें लूटने के लिए बिहार का हिस्सा बना दिया, अब उड़ीसा का अनुसूचित क्षेत्र उड़ीसा का हिस्सा बना दिया, मध्य प्रदेश का अनुसूचित क्षेत्र को मध्य प्रदेश विधानसभा का हिस्सा बना दिया, गुजरात का अनुसूचित क्षेत्र को गुजरात विधानसभा का हिस्सा बना दिया, राजस्थान का राजस्थान विधानसभा के हिस्सा बना दिया, महाराष्ट्र का अनुसूचित क्षेत्र को महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा बना दिया, और हर जगह हम छोटे छोटे विधानसभा के रूप में हम अस्ता से छोटा से, तब से हमारा लूट जारी है और आज तक, और हम धीरे धीरे विधानसभा से भी कम हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पहले लोकसभा सीट था, हिमाचल प्रदेश में 0 हो गए। पंजाब में भी 1950 के अनुसार देखेंगे या 1874 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे तो पंजाब में भी शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट था, आज भी वहां अनुसूचित जनजाति लोग हैं, लेकिन लोग कन्वर्ट हो गए और अनुसूचित क्षेत्र 0 हो गया। तेलंगाना में अभी 0 हो रहा है। तो इसीलिए आज के डेट में आप लोग का जवाबदेही इतना है कि ये षड्यंत्र, ये आपको आज के समझना है
बौद्धिक रूप से आपको लड़ना है, क्योंकि 1950 में जो गलत हुआ 2000 में एक गलत हो गया। 2000 में आंदोलन के परिणाम स्वरूप झारखंड मूवमेंट आपका विजय सिंह सोए, राधे सुमरुई, पाई किरे, उसके बाद गंगाराम कलुंडिया, आपका सुधीर महतो, निर्मल महतो आंदोलन किया था झारखंड मूवमेंट में, और बन गया 1994 में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, यानी झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल बिल 1994 को विधानसभा से पास हुआ और राज्यपाल ने साइन कर दिया उसमें कि ये ऑटोनोमस काउंसिल है, बिहार से बिल्कुल अलग बनेगा। अलग राज्य का नहीं बात हुआ था, ऑटोनोमस काउंसिल का बात हुआ था 1994 में, और शिबू सोरेन उसका अध्यक्ष बना। सीटें टोटल हो गई 182 सीट। ऑटोनोमस काउंसिल में 182 सीटों का निर्धारण हुआ, लेकिन वो कमेटी कभी नहीं बना। अब सोचिए 2000 में बना, 2000 तक ऑटोनोमस काउंसिल एज इट इज जिंदा था। अभी क्या कदम उठाने होंगे? तो आज मेरा एक ही सुझाव है कि जो सूचना अधिकार से हम लोग लिए हैं, आने वाला समय में महीना भर के अंदर ऑटोनोमस काउंसिल निरसन हुआ, क्योंकि 2001 में झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल जो 1994 है उसको निरसन दिखा रहा है, लेकिन उसको हमने मांगा है कि ये राज्यपाल ने अनुमति दिया है क्या, स्वीकृति दिया है क्या शेड्यूल एरिया के मामले में? क्या राज्यपाल ने यदि अनुमति से पूर्व क्या राष्ट्रपति को उसने अग्रसित किया है कि ये ऑटोनोमस काउंसिल जो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद को डिसॉल्व किया जाता है? क्या राष्ट्रपति ने उसको अनुमति दिया है क्या? कुछ दिन बाद वो आ जाएगा, लेकिन उससे पहले यदि आ भी जाता है, शेड्यूल एरिया है, तो आज आपको ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा, ऑटोनोमस काउंसिल का ड्राफ्टिंग तैयार करना पड़ेगा, युद्ध स्तर पर करना होगा, अन्यथा आने वाला समय में विधानसभा खत्म हो जाएगा तो ऑटोनोमस काउंसिल का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए आप सबों की जवाबदेही ज्यादा है कि ऑटोनोमस काउंसिल कीजिए, बाकी अन्यथा समय में, आने वाला समय में नगरपालिका भी घुस जाएगा, पंचायत राज भी अधिनियम भी घुस जाएगा और आपका धीरे धीरे उपनिवेश क्षेत्र बन जाएगा। इसीलिए एक ही उपाय मैं गुजारिश करूंगा कि आप डिबेट कीजिए, बातें कीजिए, अपना संवैधानिक नॉलेज को बढ़ाइए। राजनीतिक दलों से आप यदि करते हो तो राजनीतिक दलों पर अपना दबाव बनाइए। राजनीतिक दल आपके अनुसार काम करना चाहिए। राजनीतिक दलें जो है ना, आपके समाज के अनुसार काम करना चाहिए। आप राजनीतिक दलों का कठपुतली जैसे ना बने। बाकी सभ्य समाज के साथ भी देखिए, हमको वो चीज करना पड़ेगा। क्या बताओ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय दे करके बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत कराया। पेशा पर बहुत बहुमूल्य समय दे करके अच्छा यह दिए हैं। तथ्यों के साथ आपने सारा विचार व्यक्त किए। हमारे संगठन के अधिकतर लोग समझ गए होंगे। इसके लिए इसको अगर मूर्त रूप देना है तो हमें ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे इसी तरह से फिर अब मौका मिला तो फिर आप दोनों को बुलाएंगे। इसके लिए पब्लिक एक्शन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी काफ़ी टाइम हो गई है, इसीलिए इसको यहीं पर समाप्त किया जाए। धन्यवाद। चलिए, सबको जोहार। आज के इस पेशा अनुसूचित क्षेत्रों पर जो विस्तार कानून 1996 लागू हुआ था, वो कितना संवैधानिक असंवैधानिक पर हमने तर्क वितर्क किया, और हम आह्वान करेंगे कि संविधान के पाठों को जानें। संविधान एक संघीय ढांचा है। पहली अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, ये भारत संघ है, लेकिन उसका जो शासन व्यवस्थाएं हैं, उसका जो पैटर्न है, संविधान भाग 5, संविधान भाग 6, संविधान भाग 8, संविधान भाग 9, संविधान भाग 9A और संविधान भाग 10। इनको आप स्टडी कीजिए, किसी से गुमराह मत होइए। आप संविधान को डायरेक्ट नॉलेज को पकड़िए, और यदि आपको कुछ और भी यदि जानकारी लेना है तो ये बुद्धिजीवी लोग हैं, आप हमको आमंत्रित कीजिएगा। हम लोग डिबेट करेंगे ताकि संविधान के अनुसार देश का शासन तंत्र चले। हमारा यही मकसद है कि संविधान के अनुसार देश का शासन चले, और जो संविधान का जो मोटो है, आज़ादी का उस जो मकसद है, वो सारे नागरिकों को मिले। सबको जोहार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।
तो हम लोगों ने पेशा को लेकर के हमारे बुद्धिजीवी वर्ग और हमारे सुरेश चंद्र सोए को लेकर के बहुत सारा विचार मंथन हुआ। इस विचार मंथन को आप लोग शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और पब्लिक एक्शन न्यूज़ में बने रहने के लिए और आगे भी हम लोग मुलाकात करते रहे, और सब्सक्राइब को जरूर दबाइए ताकि आपका वीडियो अन्य आते रहे। और कोलान के तमाम खबरों, विकास पे बातें करेंगे, हर चीज में राजनीति पे डिस्कस करेंगे, सामाजिक पे डिस्कस करेंगे, हर एक मुद्दे को हम लोग इस चैनल पे लेकर आएंगे। इसी के साथ आपको बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद, जोहार। चलो।